सारा आपका पूरा कलेजा मुसलमानों के लिए रहा है। तो ये लोग बांटने, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं और लूटने वाले हैं। इस कितना इन्होंने देश को, क्या मैं वही पूछ रहा हूं कि कितनी इंडस्ट्री। चलिए ठीक है, हमने आपकी भी बात सुन ली है कैप्टन साहब। जो बात थी वो अब ठीक है, मतलब अमलेन जी ने भी अपने पूरे समय में केवल 10% विषय पे रहे और बाकी 90% इधर उधर गया। अब आप धीरे धीरे उधरी जा रहे थे तो मैंने रोक दिया, उससे कोई फायदा है नहीं। आज हम तेल गैस, भारत की भूमिका और अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए याद दिलाता हूं अपने पैनलिस्ट को ताकि हम विषय पर रहें। शैलेंद्र जी हमारे साथ में। शैलेंद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली होगी। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन कंसोलिडेट तरीके से अगर हम इस चीज को समझना चाहें, प्रधानमंत्री के लोकसभा में अभिभाषण के 1.5 घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि हम अगले 5 दिन तक युद्ध को रोक दे रहे हैं। इसी तरीके से युद्ध की शुरुआत का भी एक इंसिडेंट है कि प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर थे और वहां से जब निकलते हैं उसके बाद ही पहली मिसाइल जाकर के ईरान पर गिरती है। इसी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट जिस तरीके से बंद किया जाता है, वहां से भारत का झंडा लगा करके और जहाजों का निकलना शुरू होता है। मीडिया कई बार उन चीजों को हाईलाइट करता है कि चाइना और रशिया की तरफ जाने वाले जहाज यहां से निकलते रहेंगे, लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान का ही जहाज हमारे कोच्चि बंदरगाह पर लंगर डाले है, उसको हमने शरण दी है, मतलब वो हमारी शरण में है। उधर से जहाज निकल रहे हैं जिसपे झंडा लगा है भारत का और उनको क्लियर कट रास्ता दिया जा रहा है। तो ये जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें ग्लोबली भारत को हम कहां पा रहे हैं, और जो बात आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भीतर कही है उसका संदेश जनता के लिए कितना है और क्या है? जी नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया है राष्ट्र को, वो एक बहुत ही समझदारी भरा कदम मेरी नजर में है कि इस तरह की परिस्थितियां जो बनी हुई है जिसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है, उस घड़ी में सभी को एकजुट होकर के एक साथ आने के लिए जो उन्होंने पहल की और औपचारिक रूप से संबोधित किया, ये इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। अब रही बात कि इसके क्या निहितार्थ और निकाले जा सकते हैं, तो युद्ध जब कोई स्टार्ट होता है तो कोई ये नहीं जानता कि कब खत्म हो जाएगा। यद्यपि ट्रंप साहब ने एक अच्छा निर्णय किया है वर्तमान को देखते हुए कि ठीक है अभी हम फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन यह समझने का विषय है कि क्या ईरान रुकेगा। ईरान की जो स्थिति बना दी गई है और जिस तरीके से ये युद्ध करो या मरो की स्थिति में ला दिया है उसको, तो आदमी जब बिल्कुल मरने मारने पर उतारू होता है तब स्थिति बड़ी विकट होती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और अब उनको ये भी पता चल गया है, जो कि प्रूव हो गया है, कि यदि हम सीधे अमेरिका में जाकर के हमला करने के, यदि हम यहीं पर उनके आसपास के लोगों को और उनकी जो आर्थिक नस है उस पर अगर दबाव डालेंगे, कुठाराघात करेंगे, तो वो ज्यादा असर करेगा बनस्पत इसके कि हम उनके ऊपर सीधा अटैक जाके करें, और उसका असर दिख रहा है। जहां तक रही बात स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत के जहाजों का झंडा लगा के आना, यह दो राष्ट्रों के बीच में, भारत और ईरान के बीच के एक सकारात्मक और पुराने मैत्री संबंधों का भी एक परिणाम है कि उन्होंने इनके कहने पर कहा कि ठीक है फंसा हुआ है, इनको निकलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि अभी तक खाड़ी देशों से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वापस ला चुके हैं, और ऐसा अनुमान है कि करीब 1 करोड़ भारतीय वहां पर कार्य करते हैं विभिन्न देशों में। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, मात्र 1 लाख आए हुए हैं। तो ये सरकार की डिप्लोमेसी है, और ऐसे में किसी भी परिवार का कोई मुखिया हो या राष्ट्र का मुखिया हो, वो यही कार्य करेगा कि अपने लोगों की जान माल को बचाएगा, और वो कर रहे हैं। और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। ये समझिए, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे अच्छी तरह समझते होंगे कि पूरी दुनिया में पूरे जीवन काल में 2 ही तरह के फैक्टर होते हैं, या तो कंट्रोलेबल या तो अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल होता है उस पर हम योजना बना करके हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं बेहतर प्लानिंग के साथ में, उसमें तो हम कुछ कम अधिक कर सकते हैं। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम एडजस्टमेंट करें,
युद्ध हो गया, आंधी तूफान आ गई, कहीं कोई महामारी फैल गई, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम बचाव कर सकते हैं। वही काम कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि ईरान का जो इतिहास रहा है इराक के साथ इतना लंबा युद्ध का, तो वो मेंटली प्रिपेयर भी हैं लंबे समय तक युद्ध करने के। जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना उनके लिए फेवर में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ गवा दिया है, उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अब उनके यहाँ जो भी लोग हैं उनके सामने वो वैचारिक समर्पण वाला भाव है। जिस बात को अंडरएस्टिमेट किया गया था कि वह खामनेई जी कोई एक राष्ट्राध्यक्ष या सुप्रीम लीडर ही नहीं है, बल्कि वो धर्म गुरु हैं उनके। वह शायद पूरे विश्व में मुस्लिमों के खलीफा बनने की पोजीशन प्राप्त करना चाह रहे थे। शायद इसीलिए वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। किसी बहाने जो सुन्नी बाहुल्य राष्ट्र है उनके अगल बगल के, उनके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो और इनको स्वीकार कर ले। जबकि दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड में शिया और सुन्नी के बीच में आपसी बहुत बड़ा वैमनस्य भाव रहता है। वो उसी वैमनस्य को कम करने के लिए इनडायरेक्ट में इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, जहां पर ज्यादातर सुन्नी रहते हैं। और यह भी समझने का विषय है कि खामनेई जी ने धार्मिक आधार पर लोगों को अपने फेवर में लिया। विभिन्न राष्ट्रों में उन्होंने प्रॉक्सी तौर पर संगठन खड़े किए धार्मिक आधार पर। जिस समय ईरान पर हमला हुआ, आप गौर कीजिएगा, भारत के कई राज्यों में, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग निकले, सहारनपुर में निकले, कश्मीर के श्रीनगर में निकले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनके समर्थक इतने जगहों पर है। जरूरी नहीं उनके राष्ट्र का नागरिक ही हो। जो उनका समर्थक है वो किस हद तक हो सकता है हमको नहीं पता। इवन पाकिस्तान में, जो कि बहुत उनका विरोधी है ईरान का, वहां पर भी कराची में हमला हुआ अमेरिकी दूतावास पर। कंट्रोल नहीं कर सके लोग। ठीक बात है शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आपने इलैबोरेट किया है, हम इस वार्ता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अमलेन जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद से लेकर के नटवर सिंह से लेकर के एक से एक पिछले 50-60 साल में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विदेश मंत्री रहे हैं उन्होंने अपनी तरह से विदेश नीति को दुनिया के देशों के साथ में पुख्ता करने का प्रयास किया है। अपनी तरह से अपनी सरकार के समय पे उस कालखंड में वो चीजें लेकर के वो आगे बढ़े और उसका असर भी दिखा। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के हिसाब से विदेश नीति क्या कहती है। मतलब नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए, या बीजेपी का विरोध करने के लिए नहीं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी के उन पॉइंट्स को, बीजेपी की सरकार के उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें जो आपकी विदेश नीति से मैच नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल चर्चा ऐसी होनी चाहिए। और मैं पिछली बार भी इसी को लेके ही बढ़ा रहा था, खैर आपने बीच में टोक दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा एक थर्ड फ्रंट को डेवलप करने का काम किया। वो कभी भी, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका, उनके साथ न जाके वहां से फायदा किए, वहां से बात करने की कोशिश की जहां से भारत देश को फायदा हुआ हो। आपने खुद देखा होगा कि हमारी एक तटस्थ विदेश नीति रही है। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि हमारी पासपोर्ट रैंकिंग गिरती चली जा रही है कि जो छोटे मोटे हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, उनसे भी हमारी कहीं न कहीं कटुता बढ़ती चली जा रही है।